हाय एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करिए। क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, 2 टाइम पे क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। थोड़ा फोकस्ड होके आप मेरे साथ पंक्चुअल बनिए, मैं आपके साथ पंक्चुअल बोलूँ, आपका हर एक सब्जेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। जो चीज़ हम फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं कर पाए वो सेकंड सेमेस्टर में हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर सोशल साइंस का सब्जेक्ट देखेंगे। मैंने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी और पहला चैप्टर में जो जो चीज़ें मेन थी, क्या स्टार्टिंग थी, वो सब कुछ अच्छे से बताया। सिलेबस भी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर। आप शाइन रेड क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और आपको जितने भी पीडीएफ हैं, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ, कहीं से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की ये क्लास में क्या टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करने चल रही हूँ, जिसपे हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। जब तक आपका हर एक टॉपिक नहीं कंप्लीट हो जाएगा, मैं फटाफट अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उससे रिलेवेंट भी एसएसटी में पढ़ना है। एसएसटी और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो टू द पॉइंट चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मतलब सोचे कि सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ ले सब हो जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको थोड़ा इधर उधर की हुई चीज़ें, उसके आसपास रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो पढ़ना होगा, ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू उस टॉपिक को लेकर वो क्लियर होगा। आगे पीछे जोड़कर जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो उसका सारांश, कहाँ से स्टार्टिंग है, क्या है, सब कुछ पता चलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। टॉपिक है आपका यहाँ पे, आज 2 टॉपिक मैंने लिया है। सम्राट अशोक के धम्म जो थे, सम्राट अशोक ने धम्म के बारे में बहुत कुछ बताया था, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, देखने को मिली, प्रश्न पूछे जाते हैं। और मौर्य वंश के पतन का कारण, जो चंद्रगुप्त मौर्य का वंश चला, सारी चीज़ें चली, क्या क्या कैसे हुआ, फिर कैसे ये समाप्त हुआ, इसका पतन क्या हुआ, पतन का कारण आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक आज लिया हुआ है, जिसपे हम फुल डिटेल में देखने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। चलिए, सबसे पहले अशोक के जो धम्म थे, अशोक ने जो धम्म बताए थे, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने धम्म के विचारों को जगह जगह शिलाओं और स्तंभों पर लिखवाए थे। धम्म के जो धम्म से रिलेटेड जो प्रचार थे, बातें थी, जो विचार थे, ठीक है, अशोक के धम्म बहुत फेमस है। इन्होंने इन सारी बातों को, अपने विचार को शिलाओं पर, स्तंभों पर लिखवा के रखे थे, रोड करवाए थे, ठीक है। ये पत्थरों पर वो गढ़े गए थे, ठीक है। इससे इन शिलालेखों, स्तंभ लेखों में लिखे धम्म के विचार लोगों तक आसानी से पहुँचे। अब ये चीज़ें पता कैसे चली? क्योंकि इन लोग को शिलालेख पे, स्तंभ लेख पे लिखा गया था, और ये जो धम्म में बातें लिखी गई थी, ये उनके विचार लिखे गए थे, इनका प्रचार प्रसार करवाया गया। और जब ये चीज़ें बाद में पढ़ी गई, तब ये सारी बातें मिली। अगर यही चीज़ पेपर पेन कॉपी पे लिखवाया गया होता तो ये नष्ट हो जाता, लेकिन ये पत्थरों पर, शिलालेखों पर लिखवाया गया था, जिसकी वजह से जब ये सारा पतन हो गया, खुदाई हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, जब खगोल शास्त्री ने देखा, बहुत सारे लोगों ने जब इनको बारे में सर्च हुआ, खोजा गया, तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट के रूप में लिखी हुई पत्थरों पर मिली, ठीक है। इससे धम्म के विचार बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच गए। धीरे धीरे करके ये चीज़ फिर जो है प्रचार के रूप में होते, बातें जो होती वो आग की तरह फैलती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें जो हैं, अच्छाई बुराइयाँ सब फैल जाती हैं। इस तरह ये लोगों तक पहुँचती गई। शिलालेख और स्तंभ लेख में धम्म के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिलालेख और स्तंभ 2 ऐसे पॉइंट हैं, 2 ऐसे पिलर्स हैं, 2 ऐसी नींव है, जिनका रोल क्या था कि धम्म की जितनी बातें धीरे धीरे जो फैली है, प्रचार प्रसार हुआ, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान क्या रखना है कि धम्म के जो ये विचार थे, प्रचार प्रसार हुआ, इनका इस्तेमाल या कैसे फैला, तो अशोक सम्राट ने इसको स्तंभ पे और शिलालेखों पर लिखवाया था अपनी बातों को, ठीक है। कि आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपको आएगा कि किसका इस्तेमाल किया गया या कहाँ पे क्या किया गया, जिससे ये चीज़ प्रचार प्रसार के दौर पर फैल गई। दूसरा पॉइंट, अशोक सम्राट ने खुद भी अपने व्यक्तिगत आचरण को धम्म
विचारों के अनुकूल जो बातें सम्राट अशोक ने धम्म के रूप में प्रचार प्रसार में लिखी हुई थी, ये ऐसा होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, धार्मिक कार्य ऐसा होना चाहिए, सभी को एक जो है पूर्ण काम में लगे रहना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह जितने भी विचार उन्होंने अशोक के धम्म के रूप में जो फेमस हुआ था, एक प्रकार से नाम दिया गया है, इन्होंने अपने विचार को लिखवाया। तो लेकिन जो विचार को लिखवाया उसको खुद भी यही कहा जाता है ना कि दूसरों को सलाह देने से पहले खुद ने परिवर्तन लाई, ये बात हमेशा कही जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि उन्होंने उस धम्म में जो विचारों को लिखवाया, प्रचार प्रसार करवाया, वो खुद भी अनुपालन किया। उन्होंने पशु वध की जानवरों को मारना बंद करा दिया था, जानवरों की हत्या, गऊ की हत्या और भी जो जानवर की हत्या, ये सब उन्होंने बंद करा दिया था। मांस खाना उन्होंने बंद करा दिया था। दान दक्षिणा जैसे कर्म करने लगे थे, गरीबों को दान, गरीबों को मदद, प्रजा की मदद, ठीक है, दीनहीन की मदद करने लगे थे। बहुत सारी तीर्थ यात्राएं भी सम्राट अशोक करने लगे थे। जो भी चीज़ें वहाँ से सीख के आते वो भी अपनी प्रजा में फैलवा देते थे, वो भी लिखवा देते शिलालेखों पे, वो भी प्रचार के तौर पर लिखवा दिया जाता था। सभी धर्मों को सम्मान जैसे हर एक धर्म को, जितना भी मुस्लिम, हिंदू, जो भी सिख, ईसाई वगैरह वगैरह जितने भी धर्म, सबको एक ही नेतृत्व से, एक ही दृष्टिकोण के सबका सम्मान करना, सबका अनुपालन करना, सबको समझना, सबको इज्जत देना, ये सारा काम सम्राट अशोक किया करते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उसने जन कल्याण, उसने यहाँ पे गलत दे दिया उनको संबोधित में, उन्होंने जन कल्याण, लोगों का कल्याण, जन का मतलब लोग, गण, लोगों का कल्याण करना शुरू किया। उन्होंने, सम्राट अशोक ने लोगों का कल्याण, लोगों के लिए जो हितकारी काम थे उनको करना शुरू किया, उनकी मदद करनी शुरू, उनको जो हर एक लोग जितने भी थे उनको अलग अलग क्षेत्र में जो आवश्यकताएं थी उसके बेस पे उन्होंने उसको प्रचार प्रसार किया, उसकी मदद की, ये सारी भूमिका उन्होंने निभानी शुरू की। बहुत से धार्मिक और सामाजिक उत्सव मनाना शुरू किए, बहुत से धार्मिक जैसे कि त्यौहार पड़ गया, ठीक है, बहुत बड़े कार्य प्रयोजन होने लगे, कीर्तन भजन होने लगा, पंडाल वगैरह बनने लगे, सब कुछ वो जितना होना था सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ धार्मिकता की तरफ बहुत आगे बढ़े। सामाजिक उत्सव में समाज का कोई मेला लगा है या कोई चीज़ सार्वजनिक करवानी है तो सब में वो अपना योगदान पूर्ण रूप से दिया करते थे। राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया उन्होंने, राज्य विस्तार मतलब अपने राज्य को और फैलाना, दूसरे घर कब्जा करके अपने घर में मिलाना, विलय की नीति और कब्जा करके मार काट सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, वो छोड़, जितना उनका था वो उसी में सीमित हो गए और उसी में खुश रहने लगे, उसी में लोग खुश करने लगे और वो अपने राज्य को और फैलाने के विचार को पूरी तरीके से भूल चुके थे। वैसा कोई भी काम, कलिंग के युद्ध के बाद उनमें बहुत सारे परिवर्तन, ये सारी बातें जो शिलालेख की, स्तंभ की है, प्रचार प्रसार है, धार्मिक नैतिकता है, अहिंसा ना करना, मारकाट ना करना, दुख ना पहुंचाना, पूर्ण कार्य करना, ये सारी चीज़ें कलिंग के युद्ध के बाद परिवर्तन आया है, ये सारी चीज़ें तब के बाद की घटित घटनाएं हैं, ठीक है, क्लियर है। युद्ध करना उन्होंने बंद कर दिया था, उससे अहिंसावादी नीति को होना है, उन्होंने क्या किया था, अहिंसावादी नीति को, कि मुझे मारकाट नहीं करनी, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं करना, किसी को पीड़ित नहीं करना, किसी को दंडित नहीं करना, इस रास्ते पर वो चल चुके थे, ठीक है। आगे चले, समझ में आई बात, ये सारी बातें वहाँ पर लिखी गई हैं। जो धम्म, अशोक के धम्म बहुत फेमस है, उन्हीं की जितनी जीवनी थी, जितना क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या कैसे थे, क्या क्या चीज़ें थी, क्या अच्छा काम करते, वही सारे उनकी बातें, उनकी विचारधाराएं उसमें लिखी गई थी, ठीक है। फोर्थ देखिए, वे गरीब और निर्बल की मदद करने लगे, जितने लोग गरीब थे उनको कपड़े देना, चप्पल देना, खाना खिलाना, तमाम चीज़ें। वे अलग अलग समुदाय के बीच सहयोग की भावना स्थापित करने की कोशिश की। अलग अलग समुदाय, अलग अलग प्रांत के जो लोग हैं, सबकी सोच विचार अलग अलग है, तो उनका ऐसा मानना था कि जैसे वो हैं, अगर जब ऐसे उनके अंदर परिवर्तन आया, वो आज जब कलिंग युद्ध के बाद वो परिवर्तन जो ले आए, वो चाहते थे कि ऐसे सभी लोग हो जाएं। तो अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच वो बैठते थे और उनके अंदर वो सहयोग की भावना को मतलब लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सहयोग की भावना इनके अंदर पनप जाए और ये भी उसी तरीके से व्यवहार करें, रहन सहन रहे, मिलजुल कर रहे, तमाम चीज़ें, ठीक है। उन्होंने धर्म गुरु की भी नियुक्ति की ताकि जनता के बीच में प्रेम और प्रेम मिलाप की भावना को बढ़ावा। उन्होंने एक धार्मिक गुरु या धर्म गुरु के नाम से और मतलब पदवी दी एक इंसान को और उनको ले आया, उनकी नियुक्ति की ताकि वो हर समय लोगों को समझा सके धार्मिकता क्या है, सहयोग क्या है, एकता क्या है, प्यार भावना क्या है,
त्याग क्या है? प्यार रिश्ते हमेशा त्याग मांगते हैं। आप उन्हें कुछ देंगे तो अगर तभी आपका रिश्ता अच्छे से बने। ये नहीं कि आप उन्हें बहुत सारी दौलत लुटा दो, उनको सहयोग करो, मदद करो, सहानुभूति दो, तमाम चीज़ें करो, उनको सपोर्ट दो, उन्हें बल लगे कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें वो किया करते थे। लोगों में प्रचार प्रसार करवाते थे कि नहीं, गलत काम पे नहीं जाना, गलत रास्ते पे नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं, दंड नहीं देना है, माँ बाप को प्रताड़ित नहीं करना है। ऐसी वो भावना को लेकर चलने लगे थे। यही सारी बातें विचार के रूप में धीरे धीरे करके फैल गई। ठीक है, 4 पॉइंट। 5वां देखिए, उन्होंने उन्होंने अपने अधिकारी को भी उन्होंने धम्म के विचारों का पालन करने को कहा, ताकि धार्मिक कार्य करने के आदेश दिए। जितने उनके अधिकारी थे, राजा, मंत्री, गणमंत्री और जो भी लोग थे, जितने उनके विभाग में लोग थे, एक मंत्रिमंडल बनता है ना, जैसे आज बनता है वैसे उस समय भी हुआ करता था। तो जितने भी लोग थे वो सबको, जो उनके कंट्रोल में थे, जो उनकी नेतृत्व मानते थे, उनकी बातों को मानते, तो उन सब से ये बातें उन्होंने कही कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करो, तभी आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से करवा पाएंगे, तभी लोग फॉलो करेंगे, आपके आदेश का अनुपालन तभी होगा जब आप वो स्वयं वो काम करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग थे सबको उस रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने मजबूर किया कि आप सही रास्ते पे चलो, सही काम को करो। 6 देखिए, उन्होंने समय के साथ पाटलिपुत्र में बौद्धों ने 3 बड़े बड़े सभा हुए थे। बौद्ध उस समय जो है पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की 3 बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी। इस सभा के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को देश विदेश भेजा गया था। बौद्ध भिक्षुओं को फिर अलग अलग बौद्ध धर्म क्या है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब का प्रचार प्रसार करवाने के लिए देश विदेश में लोगों को भेजा जाता था। इससे बौद्ध धर्म विश्व विदेशों तक फैलता चला गया। उस समय बौद्ध धर्म की ही लोकप्रियता थी, बौद्ध धर्म प्रखंड रूप में था, फैल रहा था, तो लोगों को भेजा जाता था कि ताकि बहुत लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं। बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना भी था, लोगों में भाईचारा लाना, एकता लाना, ठीक है, मारकाट ना करना और बंधुत्व में रहना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो बौद्ध धर्म में देखने को मिली हुई थी। ठीक है, और अशोक सम्राट भी बौद्ध धर्म का ही अनुपालन किया करते थे। 6 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। कोई प्रॉब्लम किसी को है? एनी प्रॉब्लम एनीवन? अगर आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, ये सारे शिलालेख पे लिखे गए थे, ये सारी बातें उनके विचार शिलालेख पर लिखे गए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने तरीके से लिखना होगा कि अशोक के धम्म में क्या क्या था, आप उसके धम्म से क्या समझते, तो आप अच्छे से अपने तरीके से बनाकर उचित आंसर लिख सकते हैं जब आपको उसका मोटा सा एक ब्रीफ रेफरेंस सारांश पता होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ एलोबरेट करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी डाउट अगर किसी को भी हो, मेरा पुराना बच्चा हो या ओल्ड स्टूडेंट या न्यू स्टूडेंट कोई भी हो, आप कमेंट में मुझे ये पिन कर दीजिएगा कि आपको यहाँ पर दिक्कत है, मैं आपको वो सोल्यूशन दे दूँगी। ठीक है, लेकिन आपको मुझे बताना होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 7वां पॉइंट यहाँ पे, अशोक ने खुद बहुत से धर्म प्रचारकों को धम्म का प्रचार करने धम्म के प्रचार करने के लिए इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग देश प्रांत में भेजा था, और उन्होंने अपने बड़े पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका, इनका पुत्र और इनकी जो पुत्री थी, उन्होंने श्रीलंका भेजा था कि वहाँ पे आप जाके ये धम्म में जो जो बातें लिखी, इनका आप अच्छे तरीके से पूर्ण सहयोग देकर प्रचार प्रसार करिए, लोगों को बताइए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसका अनुपालन करने के लिए उन्हें शिक्षा दीजिए कि वो इस चीज़ रास्ते पर चले और उनका अनुपालन करें। ठीक है, चलिए, इस प्रकार सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए। धम्म में जितनी बातें लिखी तो उसका प्रचार करने के लिए पूर्ण रूप दे दिया, अपना पूर्ण समर्थन दे दिया अपना। खुद अशोक ने धम्म के विचारों को अपनाकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। उन्होंने शासनकाल में धम्म की नीतियाँ बहुत तेज़ी से फैली और प्राचीन भारतीय इतिहास के वे एकमात्र ऐसे राजा हुए थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही प्रयास की। ये एक ऐसे राजा थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपना पूर्ण योगदान इन्होंने पूर्ण सहमति के साथ, पूर्ण मन लगन के साथ इन्होंने इसका प्रचार प्रसार करवाया, इस धर्म को बहुत ही विख्यात बनाया। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चले आगे, चलिए चलते हैं। ये रही बात यहाँ पे अशोक के धम्म की, जो मैंने आपको बताई कि क्या है धम्म। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं धम्म में, क्या क्या चीज़ लिखी है, इसका क्यों प्रचार प्रसार करवाया गया, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने एक एलोबरेट करके आपको अच्छी चीज़ें बता दी। अब अगर आपको प्रश्न आता है कि आप क्या समझते हैं, क्या है, क्या होता था, कहाँ लिखवाया जाता था, तो आप तमाम चीज़ों का आंसर अच्छे से पॉइंट आउट करके दे सकते हो। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए,
अभी मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगी, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चंस राइज होते हैं और क्या आपको उचित आंसर लिखना होगा, ठीक है। ये सारी क्लासेस जो होगी वो हम लाइव क्लास लेंगे ताकि हम इंटरेक्ट करके बात कर सकें और आपकी चीज़ें, आपके डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए आगे, चलिए देखिए दूसरा टॉपिक आज का जो मैंने लिया था वो है मौर्य वंश के पतन का कारण। मौर्य वंश जो समाप्त हुआ, मौर्य वंश नष्ट हुआ, खत्म हुआ, तो इसका कारण क्या था, ये खत्म क्यों हुआ? जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी थीं, चंद्रगुप्त मौर्य का बनाया हुआ पूरा राज्य था, फिर सारी जो है बिंदुसार आए, फिर अशोक सम्राट आए, लेकिन ये खत्म क्यों हो गया? सबके साथ कुछ ना रीज़न रहा, कारण रहा और ये अंतोगत समाप्त हो गया। लेकिन वो मेन कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न आपको आएगा, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्या है। मौर्य सम्राट की मृत्यु के उपरांत लगभग 2 सदियों से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई, चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने त्याग कर दिए थे राज्य को। फिर वहाँ वो बोलगेला कहाँ जगह थी वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पर वो जाके रहने लगे थे, फिर उन्होंने समाधि ले ली थी बिंदुसार की, फिर ऐसे मौत हो गई। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये सम्राट अशोक ही देखिए इसी रास्ते पर चले गए, उन्होंने भी राज्य का पूरा सब कुछ छोड़ वगैरह दिया। तो वही बात यहाँ पे कह रहे थे कि मौर्य सम्राट की मृत्यु के उपरांत 2 सदी 2 सेंचुरी शक्तिशाली जो मौर्य साम्राज्य का विघटन धीरे 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 करके होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट, एक प्रश्न आपको आता है कि मौर्य सम्राट का अंतिम राजा कौन था, अंतिम सम्राट कौन था, तो आप बताएंगे बृहदत्ता, बृहदत्त था, ठीक है। ये प्रश्न आया था 2019 के पेपर में या 18-20 के पेपर में आया है, श्योर नहीं हूँ लेकिन आया है, ठीक है। आया है, मैं दिखाऊंगी, जब पेपर करवाऊंगी दिखाऊंगी। बृहदत्त था, ठीक है, की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अंतिम शासक बृहदत्त था, उसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कौन था वो? सेनापति था, मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, सेनापति को लालच आ गया था। यो कौन था सेनापति? पुष्यमित्र शुंग। किसको मारा था? अंतिम सम्राट बृहदत्त को मारा था। इससे मौर्य सम्राट जो है वो नष्ट होके पूरे तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि उस समय पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का शासन चला करता था, ठीक है। उनका पुत्र, उनका पोता, उनका पुत्र, उनका पोता, इसलिए उस समय ये बेटे का होने का वंश वाला जो था वो बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रखा जाता था। तो अब बृहदत्त लास्ट थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, फिर उनसे कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ होगा, जो भी रीज़न रहा होगा। उसके बाद ये पूरी मंशा और पूरी कहानी यहीं से पलट गई। देखिए, प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बने। जो प्रांतीय शासक थे उनका अत्याचार भी इतना बढ़ गया था क्योंकि जो बृहदत्त थे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान, चतुर, नैतिकता, धार्मिकता, ऐसे सारे प्रबल गुण जो एक राजा में होने चाहिए वो उनमें नहीं थे। वो अत्याचार उनका शासकों का उनके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो उन चीज़ों से मतलब निपट नहीं पाए, समस्या को सुलझा नहीं पाए। वो इतना अच्छा राज्य का राजा जो पालन होता है वो कर नहीं पाए, ठीक है। उनके अत्याचार और उत्पीड़न की वजह से जन विद्रोह होने लगा। बाहर से लोग जो शासक थे उनका इतना ज़्यादा अत्याचार हो गया कि जन विद्रोह आपस में हो गया, जो इनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ, ठीक है। स्थानीय स्वतंत्रता की भावना हो गई, सबको हो गया कि अब तो कोई है नहीं शक्तिशाली और हम मेरा राज्य अपना, मेरा अपना, ये मेरा राज्य है, ये मेरा अपना है। देखिए हरियाणा वाले अलग लड़ते रहते हैं कि ये मेरा अपना है, कश्मीर वाला हमको आज़ाद कर दो, हम अपना है। ममता बनर्जी जो सरकार है उनका अपना अलग है। मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप पॉलिटिक्स देखिए, हर राज्य चाहता है कि हमको स्वतंत्र कर दो। देखने को मिलता है कि नहीं? हर राज्य चाह रहा है, चाहे उनके अंदर ये क्षमता रहे कि वो अपनी जीविका पालन कर पाए ना कर पाए। लेकिन जितने भी राज्य हैं, बांग्लादेश को देख लीजिए अलग, और श्रीलंका, हरियाणा को हरियाणा पंजाब को देखिए अलग, कश्मीर को देखिए, सब लोग बस चाहते हैं कि हमको स्वतंत्र कर दो, हमको स्वतंत्र कर दो, चाहे वो चीज़ कैपेबिलिटी ना हो कि वो सक्षम हो पाएँ। श्रीलंका में देखिए कितनी आबादी आई हुई है, खाने को भूखे मर रहे हैं, लेकिन नहीं, अपनी अलग धांस जमाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को समझ के चला करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाह रही हूँ, जो अपना अपना करने की भावना आ जाती है वो बहुत गलत हो जाती है कभी कभी। तो वही सारी चीज़ें उस समय भी जो पतन हुआ एक विशेष कारण भी था। दुरुस्त प्रांतों के साथ आवागमन की कठिनाई होने लगी, जन विद्रोह होने लगा, तो लोगों में ये भावना फैलती गई। राजमहल के कुचक्र और पदाधिकारी विश्वासघात होने लगा, कोई विश्वास ही नहीं रहे, वो उनको धोखा, हम उनको मरवा देंगे तो हम कब्जा कर लेंगे, उनको मरवा देंगे हम कब्जा कर लेंगे, उसको मार दो, उसको पुत्री ना पैदा हो तो हम बैठ जाएंगे, वगैरह वगैरह कहानियाँ, ठीक है।
केंद्रीय शक्ति हुई जो थी वो एकदम से कमज़ोर हो गई, कोई शक्तिशाली राजा ना होने की, कोई सेनापति सही ना होने की वजह से, किसी का नेतृत्व सही ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, चले आगे देखते हैं फिर क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या उसके सेनापति विष्णु ने की थी। तत्पश्चात पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यमित्र शुंग ने की है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। ये कौन था? ये सेनापति था मौर्य साम्राज्य का। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रश्न आपको सारे ऐसे जो प्रश्न हैं जो अलग कलर से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मेनली पूछ लिए जाएंगे। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की ये क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है। हमने यहाँ पर अशोक के धम्म के बारे में पढ़ा, क्या था, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, ये सब कुछ जाना। फिर हमने मौर्य वंश जो समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, क्या कारण था, क्या क्या चीज़ें कैसे हुई, इन सारी चीज़ें टॉपिक के बारे में हमने फुल डिटेल में देखा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है होपफुली कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी, आपके एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है। आपका ये जो मौर्य वंश का जितना भी काल था, कौन कौन था, ये यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश है ना, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन के संस्थापक थे, फिर उनमें क्या 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 चीज़ें हुई, शासन कैसा था, पद्धति कैसी थी, क्या क्या। पहला चैप्टर काफ़ी बड़ा है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास बहुत समय। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए रहेगा आपको ये एक अच्छी सी क्लास कैसी लगी, नोट्स कैसी लगी, नोट्स बनाइए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर कल सुबह 10 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।